हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक वर्णमाला वर्णमाला पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम 15 मिनट के अंदर आप लोग को वर्णमाला से बनने वाले सभी संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर देंगे। वर्णमाला को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि 15 मिनट के अंदर इतना वर्णमाला बता देंगे आप लोगों को कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वर्णमाला से प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए, जैसे यहाँ पर परिभाषा नहीं, केवल डायरेक्ट व्यंजन और व्यंजन के प्रकार और उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, स्वर कहा जाए, स्वर, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या, स्वर कितने? 11। उसमें कौन कौन? आ, ई, रुक जाइए, ए, आई, ओ, आओ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। स्वरों की संख्या मूल रूप से क्या है? 11 है। जो इसमें अंग और आहा आते हैं। चूँकि छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उसमें अंग और आहा आता है, लेकिन जो आयोग वाह है, आयोग वाह का मतलब होता है जो ना तो स्वर में शामिल हो ना तो व्यंजन में शामिल हो। इसलिए इसको यहाँ पर लिख नहीं रहे, लेकिन जो उनकी गणना की जाती है, उनको लिखा जाता है, वो स्वरों में ही लिखा जाता है। स्वरों में लिखने का मुख्य कारण यह है कि उनकी उच्चारण स्थान, यानी कि उनका उच्चारण उसी तरीके से होता है जिस तरीके से स्वरों का उच्चारण होता है। यानी कि उनके उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु होती है वो विभिन्न उच्चारण स्थानों को यानी मुख में बाधित नहीं होती है, सीधे बाहर निकल जाती है। इसलिए उसको स्वरों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन वो अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं। उनकी वो अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। वो ना तो स्वर में जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन में, लेकिन लेखन की दृष्टि से आसान होने की वजह से उन्हें क्या किया जाता है? स्वरों की संख्या में रख दिया जाता है। लेकिन मूल रूप से क्या करते हैं? मूल रूप से स्वर कितने हैं? 11 हैं। जिसमें से देखिए, मूल स्वर, मूल स्वर का मतलब है कि जो एकदम प्रारंभिक स्वर हैं वो कौन कौन? आ, ई, उ और री। ये मूल स्वर होते हैं। और इस आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन? यानी जब जो आ लिखा है, यानी छोटा आ को 2 बार मिला दिया जाता है तो वो उसका दीर्घ बन जाता है। छोटा, बड़ी और ये दीर्घ री, यानी कि दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ और दीर्घ री। ये हो गई यानी मूल स्वरों की संख्या। देखिए, जब हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की बात की जाएगी, मूल स्वर, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे? 4। जब स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तब क्या लिखेंगे? 11। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं और उसमें 11 और 13 दोनों ऑप्शन दिया है, जैसे दे कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अब देखिए, उसमें ऑप्शन में ए दिया हो कि 11, बी दिया हो 14, सी दिया हो 52 और फिर यहाँ मान लीजिए कि डी हो 10। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन 11 ही सही लगाएंगे। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और उसमें ऑप्शन में 11 और 13 दिया हो, हालांकि अभी तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न नहीं बने हैं कि 11 और 13 दोनों दिया हो। स्वरों की संख्या पूछा गया हो और उसमें 11 और 13 दोनों विकल्प में दिया गया। यदि ऐसा हुआ है तो उसमें ए और बी, यानी कि मान लीजिए कि ए में 11 ऑप्शन में दिया है, यानी विकल्प ए में स्वरों की संख्या 11 और विकल्प बी में 13 दिया है, तो ए बी दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में वो 11 ही मानी गई है। लेकिन लेखन के रूप से या परंपरागत आधार पर उसे 13 मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयोग वाह हैं, अंग और हा, उनको भी इसी श्रेणी में रख लिया जाता है। तो जो मूल स्वर हैं, यानी मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 4, छोटा, छोटी, छोटऊ, और यानी कि इसे कहेंगे हरस्वा, हरस्वी, हरस्व और हरस्वी। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 4। उसके बाद इसमें आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब ये है कि जो 2 अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। क्या है? जो 2 अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे संयुक्त।
संयुक्त स्वर। अब देखिए इसमें क्या आता है ए, ठीक है, जो किससे मिलकर बनता है आ प्लस ई से, ठीक। उसके बाद आता है आई, ठीक है, आई बनता है किससे आ प्लस ए से, ठीक। फिर आता है ओ, क्या आता है ओ, ठीक है, ये किससे बनता है आ प्लस ऊ से, किससे बनता है आ प्लस ऊ से। फिर उसके बाद आता है औ, और औ किससे बनता है आ प्लस ओ से, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 4, ए आए ओ आओ, ठीक है, ए आए ओ आओ 4, यानी कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, मूल स्वर की संख्या 4, ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या 4 और संयुक्त स्वर की संख्या 4। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ 12 कैसे आ रहे हैं और यहाँ 11 क्यों लिखा गया, ठीक है। देखिए हम स्वरों की संख्या बता रहे हैं 11 है और यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक। 4 यहाँ का 4 यहाँ का, यानी कि मूल स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 4 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4। तो जब यहाँ लिखा 11 गया है कि स्वरों की संख्या 11, तो यहाँ 12 किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी समझ लीजिए। यहीं पर देखिए जो दीर्घ री है, ठीक है, दीर्घ री इस तरीके से, ठीक है। देखिए एक हम लोग री बनाते हैं ऐसे, ठीक, इसे ह्रस्व री कहा जाता है जिसकी एक मात्रा होता है, ठीक है, जिसकी एक मात्रा होती है। और जब दीर्घ री है, ठीक है, चूंकि इसे दीर्घ री इसलिए कहा गया है। अब देखिए हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में कहीं पर भी दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, दीर्घ री का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वरों की श्रेणी से इसको हटा दिया जाता है, केवल एक काउंट किया जाता है, वो भी क्या ह्रस्व वाला, ठीक है। ये संस्कृत वर्णमाला में पहले प्रयोग होता था, ठीक है, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत भाषा में, ठीक है, ये संस्कृत वर्णमाला से है और संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता था दीर्घ री का, लेकिन हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ से इस 4 से 1 घटा दिया जाता है, तो यहाँ 3 बचता है, यानी कि 4 3 7 और 7 4 11, ठीक है। तो हिंदी में स्वर की संख्या कितनी 11 मूल रूप से, ठीक है। और मूल स्वर कौन कौन 4, छोटा यानी कि ह्रस्व, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर में दीर्घ रा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, ठीक। संयुक्त स्वर में ए आई ओ आओ, ठीक। ये हो गया स्वरों की संख्या 11। अब आगे देखेंगे, इसी एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को वर्णमाला पूरा समझा देंगे। एकदम मान के चलिए कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे तो वर्णमाला से प्रश्न गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए अब क्या आता है व्यंजन, क्या है व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजनों की संख्या कितनी 33 मानी गई है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33, उसमें स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उच्छिप्त, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, ठीक। लुंठित, लुंठित व्यंजन, उसके बाद पार्श्विक व्यंजन, उसके बाद काकल्य, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं काकल्य या स्वर तंत्रीय, क्या लिख रहे हैं काकल्य या स्वर तंत्रीय, ठीक है। अब देखिए व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33 मानी गई है, ठीक है। क्या मानी गई है मूल रूप से 33 मानी गई, पहले देख लीजिए। मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 और परंपरागत रूप से या लेखन के आधार पर इसकी संख्या कितनी हो जाती है 39। क्यों? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, ठीक है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल 52 है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ का से माँ तक, ठीक है। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन और इसमें आते हैं 25, ठीक है। कितने वर्ण 25 वर्ण, और प्रत्येक
जो लाइन लिखी जाती है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, ठीक है, जो प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर होता है उसी के नाम से उस वर्ग का निर्धारण होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, ये इस पंक्ति का पहला वर्ण कौन है? का है, तो इसे हम लोग कहेंगे का वर्ग, ठीक है। यानी जब आप लोगों से कहा जाए का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, तो आप लोगों के ध्यान में ये आना चाहिए कि का वर्ग का तात्पर्य है कि का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। वैसे जब यहाँ लिख दिया जाए चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, तो यहाँ पर अगर चा वर्ग कह दिया जाए, ठीक है, चा वर्ग, तो चा वर्ग का तात्पर्य है कि उसमें केवल चा नहीं होगा, उसमें चा, छा, जा, झा, इया सब होगा, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25 यहाँ हो गया। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ठीक है, इसी अंतस्थ व्यंजन में से या और वा को, ठीक है, विशेष रूप से या और वा को कहा जाता है अर्धस्वर, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। इसे अर्धस्वर क्यों कहते हैं? अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण का स्थान, ठीक है, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से स्वरों का उच्चारण हम लोग कर सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इसका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। और इसके उच्चारण में जो हमारे स्वतंत्र से निकलने वाली वायु होती है वो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को बिना स्पर्श किए बाहर निकल जाती है, ठीक है, या फिर स्पर्श करती है, ये नहीं कि बिना स्पर्श किए निकल जाते, ठीक है, आंशिक रूप से स्पर्श करती है, लेकिन उतना स्पर्श नहीं करती है जितना व्यंजनों में करती है, ठीक है, जितना व्यंजनों में प्राणवायु स्पर्श करती है मुख के उच्चारण स्थानों को, उतना या वा के उच्चारण में नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई कहे कि ला और वा, ठीक है, ये दोनों है कि नहीं है, तो ये भी विद्वानों ने ये भी बताया है कि या, रा, ला, वा ये सब अर्धस्वर आते हैं, लेकिन या और वा, ठीक है, ये विशेष रूप से, ठीक है, या और वा ये विशेष रूप से अर्धस्वर हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, या, रा, ला, वा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, का से लेकर मा तक, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। ऐसे एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 वर्ग 5 वर्ण 5 × 25, ठीक। और उसके बाद उस व्यंजन, इसे उस व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में हमारी जीभा उच्चारण स्थान के इतने निकट आ जाती है कि जो स्वतंत्रों से निकलने वाली वायु होती है वो क्या करती है? घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। और जब किसी चीज़ में हम क्या करेंगे? घर्षण करेंगे तो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उस व्यंजन, ठीक है। इसमें तालु सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसे अन्य व्यंजनों की श्रेणी में रखा जाता है, मूल रूप से व्यंजनों में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। देखिए ये स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, ठीक है, और ये अंतस्थ व्यंजन 4, 25 और 4 29, और इसमें 4 जोड़ेंगे अंतस्थ ये उस व्यंजन, ठीक है। तो 25, 4 29, 4 33, ठीक है, ये हो गई संख्या इनकी। और यहाँ जो 39 लिखा गया है अब संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में छा, त्रा, ज्ञा और उसके बाद स्रा, ठीक है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन में डा, ठीक है, जो ढ़ा और ढ़ा, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन हो गए। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा एक झटके से ऊपर जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन, ठीक। और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहा जाता है रा को, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा क्या होती है? लुंठित वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण। पार्श्विक, ठीक है, पार्श्व मतलब होता है बगल में, ठीक है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा पार्श्व भाग से, ठीक है, हमारी जीवा के पार्श्व भाग से हमारी स्वतंत्र से निकलने वाली वायु निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण, ठीक है, या पार्श्विक व्यंजन। ये है ला, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को। और काकल या स्वतंत्र यहाँ लिखे हैं, ये हा को कहा जाता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है कि काकल वर्ण किसे कहते हैं, तो हा को कहा जाएगा काकल वर्ण, लुंठित वर्ण कहा जाएगा रा को, पार्श्विक वर्ण कहा जाएगा ला को, द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन ड़ा और ढा, संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा और उस व्यंजन सा, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर व्यंजन और वर्णों की जो वर्णमाला की चर्चा की जा रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठेंगे तो इससे बाहर वर्णमाला से प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है।